हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइट्रेशन। देखिए, जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो क्या होता है टाइट्रेशन, कैसे करते हैं, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू डिटरमाइन द concentration of an unknown solution with the help of a known solution। तो क्या करते हैं हम टाइट्रेशन में, किसी नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब टाइट्रेशन बेस्ड है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स पे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन law of equivalence, based on law of equivalence। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम लोग लैब में गए एक्सपेरिमेंट करने, तो टीचर ने हमें कोई सॉल्यूशन दे दिया और पूछ लिया कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालिए, क्या होगी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसको फिर हम टाइट्रेशन की हेल्प से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमने निकालनी है उसको हम लेंगे एक कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, इस तरीके से किस में ले लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्यूशन ले लिया जिसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे अननोन कंसंट्रेशन। अब मान लो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन N1 है, तो N1 मुझे निकालना है। नॉर्मेलिटी है, कंसंट्रेशन मीन्स नॉर्मेलिटी या फिर मोलरिटी, दोनों में से कोई एक चीज़। यहाँ नॉर्मेलिटी में लेके चल रहा हूँ, मीन्स इस सॉल्यूशन की मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है। अब ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया उसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर से, और उसका वॉल्यूम मान लीजिए V1, वो हमने मेजर कर लिया किससे, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से, कि भई ये सॉल्यूशन कितना है उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया। ठीक है, तो ये अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, इसकी नॉर्मेलिटी मेजर करनी है, वॉल्यूम हमने पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन पता हो। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन पता हो और उसको हम रखेंगे ब्यूरेट में। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, ब्यूरेट, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ब्यूरेट इस तरीके से लगा दिया, उसको बंद कर दिया। एंड इसमें हमने कोई क्या ले लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में क्या लिखिए, नॉन कंसंट्रेशन, नॉन कंसंट्रेशन। अब इसका नॉर्मेलिटी N1, तो इसका नॉर्मेलिटी मैं ले रहा हूँ N2, और N2 हमें पता होगी, वैसा हमने सॉल्यूशन लेना है, N2 हमें पता है। ठीक है, N2 हमें पता है। तो ब्यूरेट में हमने फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया, कॉनिकल फ्लास्क में अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। अब हमने एक चीज और करनी है, इंडिकेटर ऐड कर देना है इस कॉनिकल फ्लास्क में। एक और कंपोनेंट ऐड करना है, इंडिकेटर। अब सवाल आता है कि सर ये इंडिकेटर क्या है। ठीक है, इंडिकेटर क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, इंडिकेटर हमने ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है,
इसको ओपन करना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें ऐड करना है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरीके से तो ये सॉल्यूशन इसमें ऐड होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है इसको मैं कह देता हूँ ए, नॉन कंसंट्रेशन वाला उसको मैं कह देता हूँ बी। ठीक है, अब ये जब बी इस ए के साथ ऐड होगा तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगी। जैसे इस तरीके से रिएक्शन होगी, ए प्लस बी गोज टू कोई प्रोडक्ट बनेगा पी। ठीक है, ए अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, बी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नॉन कंसंट्रेशन वाला। तो बी जब ड्रॉप बाय ड्रॉप इस ए के साथ ऐड होगा तो दोनों में आपस में रिएक्शन होगी, ए और बी आपस में रिएक्ट करके मान लीजिए कोई प्रोडक्ट पी बनाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज, ये जो अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमने मेजर करनी है उसको हम कहते हैं टाइट्रेट। इसका क्या नाम होता है? टाइट्रेट इसको कहते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कहा जाता है टाइट्रेंट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब तो इस तरीके से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप आराम से धीरे धीरे इस बी को ए के साथ ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। एक टाइम पे क्या होगा कि सारा का सारा ए उस बी से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ए एक तरीके से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा बी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। उस समय हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब सवाल आता है कि सर वो तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गई? कि हम बी को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, एक टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ए पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई? तो उस वजह से फिर हमने इंडिकेटर ऐड किया था। तो इंडिकेटर का क्या काम है कि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी वो अपना कलर चेंज कर देता है। रिएक्शन कंप्लीट जब होगी तब इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहां मैं दो टर्म लिख रहा हूं। एक टर्म है इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो टाइम व्हेन रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस पॉइंट, जिस टाइम भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और दूसरा ये इंडिकेटर क्या करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट होने पे कलर चेंज करता है। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होने पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कलर चेंज करता है, कलर चेंज कर देता है। इंडिकेटर का क्या काम है? रिएक्शन कंप्लीट होने पे कलर चेंज कर देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही इंडिकेटर ने कलर चेंज किया हमें पता चल गया कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। हम ब्यूरेट को वापस से क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब क्योंकि बी ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने इसमें ऐड किया, अब हम क्या करेंगे? ब्यूरेट से कुछ रीडिंग ले लेंगे। कौन सी रीडिंग लेंगे? देखो, जब हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था तब उस सॉल्यूशन का लेवल मान लीजिए यहाँ पे था इनिशियली, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब मान लीजिए इस बी का लेवल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम रीडिंग नोट कर लेंगे कि कितना बी का वॉल्यूम यूज हुआ। वो कैसे? यहाँ पे स्केल लगी रहती है इस तरीके से, तो वहाँ से फिर हमने वॉल्यूम मेजर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम मेजर कर लिया कि बी कितना यूज हुआ। तो मान लीजिए वो वॉल्यूम V2 था, तो V2 हमने मेजर कर लिया, रीडिंग ले ली। ठीक है, कि भैया बी धीरे धीरे करके ए में ऐड हुआ, तो इनिशियल लेवल ये था, फाइनल लेवल ये है, तो बी कितना यूज हुआ? ये डिफरेंस वाला।
और फिर हमने रीडिंग ले ली कि भाई बी का इतना वॉल्यूम यूज हुआ होगा V2। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन क्या थी, A + B goes to P, तो मैंने क्या बोला, एट इक्वलेंस पॉइंट, अब इक्वलेंस पॉइंट पे क्या, ए पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा या फिर ऐसा कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ए और बी प्रोडक्ट बना रहे, ए पूरा का पूरा खर्च हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इक्वलेंस पॉइंट पे क्या होगा, अगर हम लोप इक्विवेलेंट लगाएं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी। मैंने लोप इक्विवेलेंट लगा दिया। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी। अब ठीक है, मुझे आप नॉर्मलिटी का डेफिनेशन बताइए। नॉर्मलिटी तब आप कहोगे सर नॉर्मलिटी होता है n, होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ओवर, इक्विवेलेंट को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ EQ, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नॉर्मलिटी V इधर लेके आइए, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नॉर्मलिटी को जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या आ जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, तो मैं ए पे जाता हूं, ए की नॉर्मलिटी N1, वॉल्यूम V1, तो ए के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, N1 इंटू V1। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, N1 V1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, तो बी के इक्विवेलेंट, बी की नॉर्मलिटी N2 है, बी का वॉल्यूम V2 है, तो बी के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, N2 इंटू V2, तो इज इक्वल टू N2 इंटू V2। अब हमें V1 पता है, N2 पता है, V2 की रीडिंग ले ली ये भी पता है, तो वहां से फिर अपने पास N1 क्या आ जाएगा, N2 V2 ओवर V1, N2 V2 ओवर V1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अननोन कंसंट्रेशन को, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से, नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की हेल्प से डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, क्या N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 V2 ओवर V1। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है उसकी कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करते हैं किसी नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जिस भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आपने डिटरमाइन करना है उसको लीजिए कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है, और उसका वॉल्यूम आप मेजर करके रखिए, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर से। फिर आपने क्या करना है, उस सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है ब्यूरेट में जिसकी कंसंट्रेशन नॉन है, फिर इंडिकेटर ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को इस कॉनिकल फ्लास्क में जो अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन उसमें ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा ये अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जिसको मैंने ए कहा है खर्च हो जाएगा, यहाँ पे से कि पूरा का पूरा बी के साथ रीड कर जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा, तब हमें पता चल जाएगा कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसको बंद कर देंगे, यहाँ से रीडिंग ले लेंगे वॉल्यूम की। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लगाएंगे लोप इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस पॉइंट पे। कैसे,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मल इनटू वॉल्यूम, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 v2 और v1। ठीक है, चलिए अब एक और मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक टर्म होती है एंड पॉइंट, ठीक है, जैसे इक्वलेंस पॉइंट, और एक टर्म आती एंड पॉइंट। इक्वलेंस पॉइंट और एक और टर्म हम यूज करते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, अब दोनों में क्या फर्क होता है, देखो इक्वलेंस पॉइंट होता है थ्योरेटिकल। इक्वलेंस पॉइंट क्या होता है, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, ठीक है, और मैंने लिखवा दिया टाइम व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड, वो है इक्वलेंस पॉइंट। ठीक है, अब एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट होता है टाइम जब इंडिकेटर कलर चेंज करे। ठीक है, टाइम व्हेन कलर ऑफ इंडिकेटर चेंज, इंडिकेटर चेंज, उसको हम क्या कहेंगे, एंड पॉइंट। जिस टाइम पे इंडिकेटर कलर चेंज करे वह एंड पॉइंट, जिस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हुआ है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट एक तरीके से थ्योरेटिकल हुआ कि भाई जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई वो पॉइंट है इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट जब इंडिकेटर कलर चेंज करे, तो ये एक तरीके से क्या है, प्रैक्टिकल। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों ठीक है सेम हो। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटली तो दोनों में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस टाइम रिएक्शन कंप्लीट हो उसी टाइम इंडिकेटर कलर चेंज करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिस समय रिएक्शन कंप्लीट हुई उसके थोड़े टाइम बाद इंडिकेटर ने कलर चेंज किया, इक्विवेलेंस पॉइंट तो थ्योरेटिकल है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एंड पॉइंट तो हमें फिर बाद में मिला ना, कि भाई इक्विवेलेंस पॉइंट तो एक तरीके से पहले आ गया, एंड पॉइंट बाद में आया, क्योंकि इंडिकेटर ने बाद में कलर चेंज किया। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी टाइट्रेशन की, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।